What is the compound interest on a sum of rupees 10,000 at 14% per annum for 2 5/7 years while the interest is compound yearly? यहां पे हमें इंटरेस्ट पता है, प्रिंसिपल पता है, टाइम पता है। अब देखो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे जो टाइम दिया गया है उसमें इंटीजर पार्ट भी है और फ्रैक्शन पार्ट भी है। हमने फॉर्मूला देखा है, सबसे पहला काम हम क्या निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 1 + r/100 टू द पावर t। अब ये t कौन सा है, ये इंटीजर वाला पार्ट है, और ये 1 + r/100 ये कौन सा पार्ट है, मल्टीप्लाई f कर देंगे, फ्रैक्शन पार्ट है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है हमें। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो अगर हम अमाउंट निकाल ले उसमें से माइनस कर देंगे प्रिंसिपल को, तो हमारे पास CI निकल के आ जाएगा। 10,000 इंटू 1 + 14/100 टू द पावर 2, 1 + 14/100 मल्टीप्लाई बाई 5/7, ये चीज हो जाएगी। अब कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 2। अब 5 2 सा 10 है, तो इन दोनों से ये कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स। ठीक है, अब ये हो जाएगा अमाउंट 10,000, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 50, मतलब 57/50 का स्क्वायर है। तो हम लोग क्या करेंगे, दो बार लिख सकते हैं इसे। ये कितना हो जाएगा, 11/10। 1 2 3 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब ये 2 टाइम्स हो जाएगा, अमाउंट कितना आएगा, 57 मल्टीप्लाई बाय 57 इंटू 22, 2 इंटू 11 22 डिवाइडेड बाई 5। अब क्या करें, यहाँ तो 10,000 को माइनस कर देंगे, क्या करेंगे 10,000 को माइनस कर देंगे यहाँ से। और दूसरा तरीका क्या है, पहले पूरा अमाउंट निकाल लो, अमाउंट में से माइनस कर देंगे प्रिंसिपल को। अगर डायरेक्ट करना होता तो यहाँ से यही लिख देते, यहाँ माइनस कर देते हम लोग किसको, 10,000 को, यहाँ भी माइनस करना पड़ता, यहाँ भी माइनस करना पड़ता। तो अल्टीमेटली चीज क्या आ रही है कि हम क्या करेंगे, 10,000 को माइनस कर देंगे किसमें से, अमाउंट में, तो CI आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहां से 57 का हम क्या निकाले, स्क्वायर निकाले। अब 57 का स्क्वायर, 7 7 से 49, 39, 5 3 2 8, ये हो जाएगा 9 4 और 9 12 3 2 4 9 इंटू 22 करेंगे हम लोग। 22 क्यों, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू 22, 9 2 सा 18, 4 2 सा 8, 9 4 6, 9 2 सा 18, 4 2 सा 8 और एक 9, 2 2 सा 4 और 3 2 सा 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 17 40 11 7 1 4 7 8। अब इसे डिवाइड करेंगे 5 से, 5 1 सा 5, कितना बचेगा, ये 21 बचेगा, 4 सा 20 बचेगा 17, है ना, 17 बचेगा, 5 21 2, ये 4 बचेगा, ये हो जाएगा 20, तो ये 14, 2 सा 10 बचा कितना 4, 40 के साथ 7 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 45, ये आ जाएगा 28, 5.6, 1429 5.6। तो अमाउंट कितना आ जाएगा 14,295.6 माइनस 10,000, ये तो अमाउंट आ गया। तो CI क्या आ जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 4295.6, 4295.6 42, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, पॉइंट में डिफरेंस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना आ जाएगा 4295.6। 1 रुपए तक का क्या चलता है यहाँ पे, 1 रुपए तक मतलब 1 डेसिमल तक हम लोग क्या ले सकते हैं, उसे अगली वैल्यू में पहले वाली वैल्यू कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं 1 रुपीस तक का। ठीक है, 1 रुपीस मतलब कैसे, ये 0.6 आ रहा है, तो हमने पॉइंट, ये जो 0.6 आ रहा था ना 95.6, तो उसे हमने 1 रुपए बढ़ा दिया यहाँ से। अगला जो हमारा इंटीजर नंबर आएगा वो हमें ले लेना है। क्लियर है, तो यहाँ से कितना आंसर आएगा 4296 रुपीज। What is the compound interest on a sum of rupees 8100 rupees for 1/4 years at 8% per annum if the interest is compounded 5 monthly? अभी तक हमने पढ़ा था ईयरली, सेमी एनुअली या हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ठीक है, मंथली, लेकिन यहाँ पे 5 मंथली की बात की गई है। कुछ अलग टाइप का हटके क्वेश्चन है। यहाँ पे जो टाइम हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे 2 पार्ट है इसके, इंटीजर और फ्रैक्शन, दो पार्ट है। अब हमने यहाँ से क्वेश्चन में क्या सीखने वाले हैं कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन और इंटीजर दोनों पार्ट दिए तो जरूरी नहीं है कि हमें क्या लगाना पड़े, हमें बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो लगाना पड़े। कहने का मतलब ये है कि देखो
पहले तो समझते हैं कि 5 मंथली की क्या बात हुई है यहाँ पे। 5 मंथली है ना, हमने देखा था कि हाफ ईयरली की अगर हम बात कर रहे थे, हाफ ईयरली मतलब आधा साल, मतलब 6 महीने। हाफ ईयरली मतलब क्या होता है, 6 महीने होता है ना। तो n की वैल्यू क्या आई थी, 12/6 मतलब 2। यहां पे हमने क्वार्टरली की बात की थी। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, हर 3 महीने में, हर 3 महीने में क्वार्टरली एग्जाम होती है ना, 3 मंथ होता है इसका मतलब। तो इस केस में हमने क्या पढ़ के रखा था कि 12/3 हो जाएगा, मतलब n की वैल्यू 4 आ जाएगी, n की वैल्यू 4 आ जाएगी। मंथली की अगर हम बात कर रहे थे, मंथली की अगर हम बात कर रहे थे तो यहां पे एक मंथ, मंथली मतलब हर एक महीने की बात कर रहे हैं, तो 12/1 आ जाएगा और ये n की वैल्यू 12 आ जाएगी। यही हो रहा है, मतलब हाफ ईयरली में मतलब मंथ से डिवाइड करना। 6 महीने की बात करा, मंथली मतलब 6 मंथली, तो यहाँ 12/6। 3 मंथली मतलब क्वार्टरली बोल दिया उसको हमने इंग्लिश में। अगर ये m मंथली है तो क्या हो जाएगा, m मंथ, m मंथली मतलब m मंथ, तो यहाँ 12/m हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू यहाँ पे 12/m। क्या आ जाएगा यहाँ पे, 12/m आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो n है वो 12/m है। अब जो फॉर्मूला था, सबसे पहले फॉर्मूला रिकॉल करें हम लोग, तो यहाँ पे क्या था हम लोगों के पास, यहाँ पे हमारे पास था प्रिंसिपल 1 + r/100। इसमें n से डिवाइड करते थे हम लोग और टाइम में मल्टीप्लाई करते थे n का। सबसे पहले तो ये वाला फॉर्मूला देखो, यहाँ पे अभी इंटीजर वाला फॉर्मूला नहीं देखना है, ध्यान से समझना। यहाँ पे इंटीजर और फ्रैक्शन वाला जो फॉर्मूला हमने पढ़ा यहाँ नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ अगर इस टाइप से कंपाउंडेड, हाफ ईयरली, ईयरली इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो उसमें अगर ईयरली की बात आ गई तो लगा सकते हैं, लेकिन अगर कुछ और मंथली दिया गया, जैसे यहाँ पे 5 मंथली है, क्वार्टरली बोल सकता था, हाफ ईयरली, मंथली बोल सकता था, उस केस में ध्यान से रखना कि सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, इसे बाद में रखेंगे। पहले किस चीज को सॉल्व करेंगे, इस चीज को सॉल्व करेंगे, मतलब यहां से इक्वेशन बनाएंगे। यहां पे हमने देखा कि प्रिंसिपल क्या है हमारा 8100, 1 प्लस रेट कितना है 8% डिवाइडेड बाय 100। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/5 आ जाएगी। यहां से 5 मंथली की बात की गई है, 5 मंथली की बात की गई है, मतलब 12/5 मतलब 12/m हो जाएगा। अब n का मल्टीप्लाई टाइम में कर दो, टाइम क्या है 5/4 इंटू 12/5। बात समझ में आ गई, ये चीज हो रही है ना, टाइम में मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 4 इंटू 1, 4 + 1 5/4 हो जाएगा, तो ये टाइम इंटू n। सबसे पहले तो बेसिक जो फॉर्मूला है किसको लेके, कंपाउंडेड, ईयरली, हाफ ईयरली, इन चीजों को लेके जो फॉर्मूला बनता उसे लिखो। अब जो हमारा इंटीजर और फ्रैक्शन वाला काम करना था वो कब करना है, अगर ये वाला जो पोर्शन है, अगर ये वाला जो पोर्शन है, अगर ये स्टेप से लिखा जाए, या फिर ऐसा नंबर आ जाए जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। यहाँ पे अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन बन पा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बनने के बाद वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो अब तक लगाते आ रहे थे। कौन सा, इंटीजर और फ्रैक्शन वाला। लेकिन यहां देखेंगे हम 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12। तो यहां तो सीधी सीधी बात आ गई, t × n3 आ गया। तो क्यों लगाए हम लोग, वो लगा इसलिए रहे थे क्योंकि यहाँ पे जो पावर थी, जो हमारी पावर थी, जरूरी नहीं है टाइम पे डिपेंड करेगा, क्या यहाँ पे जो पावर हो रही थी हमारी, वो क्या हो रही थी, इंटीजर और फ्रैक्शन दो हो रही थी, इंटीजर भी फ्रैक्शन भी है। लेकिन जब n का मल्टीप्लाई हो गया तो हो सकता है ये पावर फ्रैक्शन या फिर मिक्स फ्रैक्शन में ना बनते हुए इंटीजर बन जाए डायरेक्ट। तो ये इंटीजर बन गई हमारी, तो डायरेक्ट हमारे पास तो इजी वे हो गई, यहाँ पे आसानी से निकालेंगे हम लोग। तो 8100 हो गया। अब यहां से पावर 3, तो हमें इंटीजर और फ्रैक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। ये 4 2 8, 4 3 12, ये 5 20 टाइम्स और 2 10 टाइम्स, तो मतलब यहां आ जाएगा 1/30 की पावर 3। क्या होगा यहां से, अमाउंट 8100 31/30 मल्टीप्लाई बाय 31/30 मल्टीप्लाई बाय 31/30, कैंसिल कर देंगे और ये आ जाएगा 3 3 9 27, 27 इंटू 3 81, तो 3 इंटू 31 इंटू 31 इंटू 31 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, क्योंकि ये एक 3 तो जा चुका है ना, ऐसे 3 अगर
3 इंटू 10 लिख दिया है तो 3 3 सा 9 3 सा 20, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये कितना आ जाएगा 10 बचेगा यहाँ से। अगर हम इसे सॉल्व कर लें, अगर इसे सॉल्व करें तो क्या आएगा देखो, 31 इंटू 31 आ गया, ये 93 आ गया, 961 इंटू 31, ठीक है। इंटू 31 करने के बजाय हम लोग क्या कर लें, यहाँ पे 31 करने के बजाय हम लोग इसे 91 कर लेते हैं, है ना। 3 3 सा 9 और 93 हो जाएगा ये, 3 18 28 9 4 5 86, ये आ जाएगा 3 17 13 9। बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे इससे डिवाइड करना पड़ेगा हमें, 8937, तो अमाउंट कितना आ जाएगा 8937.3। अब CI कितना आ जाएगा, तो 8937.3 माइनस 8100, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ 837.3 रुपीज। तो अप्रोक्सीमेट हम लोग क्या कर देंगे, यही तो है 1 रुपये जो लिखा है वहां पे कि नियरेस्ट टू 1 रुपये, तो 837 आ जाएगा यहाँ से, 837 आ जाएगा यहाँ से। बात समझ में आ गई। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर है, जरूरी नहीं है, यहाँ पे हमने देखा कि अगर फ्रैक्शन में हमारे पास क्या आ रहा है, फ्रैक्शन में भी आ रहा है, इंटीजर में भी आ रहा है, क्या टाइम या नंबर ऑफ ईयर्स, जरूरी नहीं है कि उसे हम लोग किस फॉर्मूले से यूज करें जो बाइनोमियल से हमने क्या किया था, सॉल्व किया था। सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा कि सबसे पहला काम n की वैल्यू रखो। अगर ऐसा कुछ फ्रैक्शन बन जाए n की वैल्यू रखने के बाद, रेट रखने के बाद, है ना, टाइम में मल्टीप्लाई n का करने के बाद, अगर यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन बचता है तब जाके करेंगे, एंडिंग में करेंगे, वो चीज सबसे आखिरी में है ना, वो सबसे आखिरी में चीज है। अगर डायरेक्टली सॉल्व हो पा रहा देखो तो डायरेक्ट हो गया यहाँ से, वो चीज क्या है आखिरी के लिए है, अगर ऐसा नहीं बन पाता है तो। अ सम ऑफ ₹8,000 इन्वेस्टेड एट 10% per annum amounts to ₹9,261 in a certain time. Interest compounded half-yearly. What will be the compound interest in rupees on the same sum for the same time at double the earlier rate of interest? ठीक है, when the interest is compound annually, पहले उसने बात की है हाफ ईयरली की, बाद में उसने बात की है एनुअली की। यहां से दो इक्वेशन बन के आएगी। देखो अगर पहली वाली कंडीशन को देखें हम लोग, तो पहली वाली कंडीशन के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो वहां पे अमाउंट कितना है 9,261, प्रिंसिपल क्या है 8,000 रुपीज, इंटू 1 प्लस रेट कितना है यहाँ पे 10%, रेट बाय 100 होता है। अब यहाँ पे देखो n का रोल भी आएगा क्योंकि यहाँ पे हाफ ईयरली की बात की गई है, तो यहाँ पे n से डिवाइड करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे टाइम में मल्टीप्लाई कर देंगे। टाइम पता नहीं है, मान लो t टाइम है, t में मल्टीप्लाई कर दिया हमने, हाफ ईयरली की बात की गई तो t बराबर 2 होगा। अब आगे क्या बोला गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए अगर वही सम मतलब 8,000 रुपीज ऑन द सेम सम फॉर द सेम टाइम एट डबल द अर्लियर रेट, पहले 10% का रेट था, बाद में 20% का रेट है, तो ये आ गया 20/100। अब यहाँ पे कंपाउंड एनुअली की बात की गई है, इसका मतलब कि यहाँ पे 1 आ जाएगा, मतलब कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है n का, यहाँ पे n का कोई मतलब नहीं रहने वाला है। बात समझ में आ गई। अब आगे क्या देखें हम लोग कि यह मान लेते हैं कि ये अमाउंट कितना हो गया, मान लो अमाउंट a है, मान लो अमाउंट क्या है a। अब कैसे निकलेगा अमाउंट a, देखो यहाँ पे अगर हम क्या कर ले, रेशो ले लें, अगर क्या ले ले यहाँ पे हम लोग, अगर रेशो ले लें तो बात बन सकती है ना, अगर रेशो ले ले तो। अब रेशो लेंगे हम लोग तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इसे क्या बोलते हैं हम लोग 2t बोल देते हैं, 2t बोल दे इसे। अगर रेशो नहीं लेना है तो हम लोग एक काम और कर सकते हैं, यहाँ से क्या काम कर सकते हैं यहाँ से कि देखो 9261 और 8000 किसी का क्यूब दिख रहा है हमें, है ना, किसी का क्यूब दिख रहा है। अगर हम यहां से जाएं तो हम 9261 डिवाइडेड बाय 8000 अगर कर दें तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा 21/20, पावर कितनी है 2 टाइम्स ऑफ t, है ना, हाफ ईयरली की बात की गई थी तो 2 इंटू टी हो जाता है ये। अब ये देखो ये किसका क्यूब है, 21 का क्यूब है, ये 21/20 का ये क्यूब है, और ये 21/20 का क्या है, पावर 2 इंटू टी है। बात समझ में आ गई, 2 इंटू टी है। अब यहां से देखें
कंपेयर करें तो 2t बराबर 3 हो जाएगा। तो t की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी 3/2। अब ये t की वैल्यू यहां पुट कर दें, कितना आ जाएगा, अमाउंट बराबर 8,000 रुपीज इंटू 1 प्लस, ये कितना आ जाएगा यहां पे 1 प्लस 2 बाई, सॉरी इसे लिख सकते हैं हम लोग, एक काम करते हैं इसे एज इट इज रहने देंगे, नहीं तो कंफ्यूजन होगा यहाँ पे। ठीक है, कौन सा कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन ये होगा कि यहाँ पे जो टाइम पीरियड है t की वैल्यू जो आने वाली है वो t क्या है यहाँ पे फ्रैक्शन में, तो यहाँ पे f का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसे 1/2 लिख सकते हैं ना हम लोग, 1/2। तो एक इंटीजर पोर्शन है और एक फ्रैक्शनल पोर्शन है, तो यहाँ पे दोनों के लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां से कितना हो जाएगा, अगर इसे सॉल्व करें तो 1 प्लस 20/100 टू द पावर, t की वैल्यू रखेंगे तो 3/2 आ जाएगा, यानी 1/2 लिख देते हैं इसे। अब इसे हम लोग ब्रेक करेंगे तो कितना आ जाएगा 8,000 इंटू 1 प्लस, ये 1/5 हो जाएगा की पावर 1, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाय क्या, फ्रैक्शनल पार्ट मतलब 1/2। ठीक है, अब ये आ जाएगा 8,000, ये आ जाएगा 6/5 मल्टीप्लाई बाय ये 11/10, 11/10 हो जाएगा। ये 0 से 0 कैंसल, ये 5 से कैंसल कितना 160 टाइम्स, तो 160 इंटू 66, ये आ जाएगा हमारा अमाउंट इन रुपीज। अब यहाँ पे 8,000 क्या है हम लोगों के पास, 8,000 हमारे पास रुपीज है प्रिंसिपल अमाउंट, तो 160 इंटू 66 अगर करें कितना आ जाएगा, 6 ये 0 को हटा देते हैं, 6 36, ये 96 आ जाएगा, 6 36, ये 9 आ जाएगा, ये 6510 10,560 10,560, देखो वहां भी दिख रहा है 560, ये 10,560, दोनों का डिफरेंस कितना है, प्रिंसिपल और अमाउंट का कितना है, देखो 2,560 रुपए, ये आ जाएगा हमारा आंसर। CI कितना आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन 10,560 माइनस प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे 8,000 रुपीज, कितना आ जाएगा 2,560 रुपीज, ये रहेगा हमारा आंसर। देखा बात क्या तरीका रहा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एक इक्वेशन बनी, वहां से हमने t की वैल्यू निकाली, फटाक से आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, देखते ही पता लग जाएगा क्यूब हो रहा है या 21 बन जाता है, इसका क्यूब हो रहा होगा, चेक कर लेंगे एक बार। फिर यहाँ पे देखा हमने कि t की वैल्यू आ जाएगी, t की वैल्यू यहाँ रखी तो हमने देखा फ्रैक्शन पार्ट भी बन रहा है और इंटीजर पार्ट भी बन रहा है। फिर हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया जिसमें हमने बाइनोमियल का यूज किया था, और जहां पे हमने इंटीजर को अलग सॉल्व किया था, फ्रैक्शन पार्ट को अलग सॉल्व किया था, वो मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन पार्ट है, अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना निकल के आएगा अमाउंट का 10,560। अब CI क्या होगा, अमाउंट माइनस हम लोगों के पास प्रिंसिपल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर हम लोगों के पास, कंपाउंड इंटरेस्ट 2,560 रुपीज।